हेलो फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आपको हिंदी पेडागोजी पेपर 1 सीटेट की पढ़ाऊंगी। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 1 से अधिक भाषा का ज्ञान। इसका मतलब क्या है? अगर एक से ज़्यादा अधिक भाषा का जब ज्ञान होगा कक्षा के अंदर तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक, भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन जाता है। मतलब क्या होता है, जब एक से अधिक बच्चे बोलने वाले भाषाओं के होते हैं तो क्या है, शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा है, नवीन कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थियों को उसके समरूप करता है। मतलब क्या है, नवीन कक्षा जो होती है कि नवीन बच्चे जो होते हैं तो उनको जो है सीखने में जो है शिक्षार्थियों को उसके समरूप कर देता है। अगर एक भाषा जो नई भाषा सिखाई जा रही है तो क्या है, शिक्षार्थी को उसका समरूप कर देगा। ऑप्शन नंबर तीसरा, नवीन भाषा सीखने सिखाने में मदद करता है। इसका मतलब क्या है, कोई नई भाषा अगर कक्षा के अंदर जब टीचर सिखाएगा बच्चों को तो क्या है, सीखने में ना बच्चों की मदद मिलेगी। ऑप्शन नंबर 4 है, नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है। तो क्या है, उसमें क्या है, नवीन भाषा को नई भाषा को सीखने में क्या है, वो हस्तक्षेप करता है। मतलब क्या, कठिनाई पैदा करता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है इसका तीसरा बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर है ना एक बहुभाषी मतलब बहुत से अधिक मतलब भाषा का ज्ञान वाले होंगे तो एक नई भाषा बच्चों को सीखते हुए ना बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, मदद मिलेगी सीखने में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर दूसरा है, एक शिक्षिका कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से एक छोटा अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। साथ ही में वे आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों की आधारभूत मदद भी करती है। वह डैश का अभ्यास कर रही है। इसका मतलब क्या है कि जब टीचर जो होता है कि इसमें जो चौथी कक्षा के बच्चों को वो कहती है कि आप ना खुद से मतलब एक छोटा अनुच्छेद जो है ना खुद समझ के साथ मतलब खुद अपने आप जो है पढ़ो और उसे गहराई से मतलब उसमें देखो कि उसमें वो क्या बता रहा है। तो इसके मतलब क्या है, वो टीचर जो है उस बच्चे से मतलब क्या करवाना चाह रही है या वो कौन सा अभ्यास बच्चे से करवा रही है। ऑप्शन नंबर 1, विस्तृत पठन। या मतलब क्या है कि बहुत सा विस्तृत मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ने के लिए दे रही है कि आप पूरा बच्चे को चैप्टर पढ़ो। ऑप्शन नंबर दूसरा है गहन पठन। गहन पठन किसे कहते हैं? जब आपने देखा होगा हम कक्षा में बच्चों को कई बार ऐसे बोलते हैं कि ना बच्चे मौन रह के ना पाठ को पढ़ो, फिर मैं पूछूंगी कि किसने क्या पढ़ा और पाठ के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। तो बच्चा क्या होता है, बिल्कुल साइलेंट होके बिल्कुल उसके एकाग्रचित्त होकर वो पाठ को पढ़ता है। और जब पाठ को पढ़ता है तो वो क्या है, वो समझ के पढ़ता है। उसके अंदर वो गहन चिंतन करता है, क्या कहते हैं कि वो पाठ में कह क्या रहा है। और टीचर का फिर पूछती है बच्चों से, फिर बच्चे क्या है उसका उत्तर देते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा है पहेली पठन। उसमें क्या होता है, पहेलियों की में बच्चा पठन कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 है सहयोगी पठन, या फिर एक सहयोग देने के लिए वो पठन करता है। ऑप्शन नंबर जो इसमें जो है ना जो टीचर ऐसा करवाती है वो ऑप्शन नंबर दूसरा, वो एक गहन पठन के लिए करवाती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि सबसे जो देखो जो पढ़ना होता है केवल एक पाठ को पढ़ना ही नहीं होता है। पढ़ने का मतलब होता है गहन अध्ययन करना, उस चीज़ के बारे में समझना। तभी तो बच्चे का बौद्धिक विकास होगा। क्योंकि जब बच्चा पढ़ेगा मन ही मन वो चिंतन करेगा, फिर उसके बाद क्या उसका मानसिक विकास होगा, वो चीज़ को सोचेगा। और जब टीचर उससे पूछेगी, क्वेश्चन पूछेगी चैप्टर में से, तो क्या है वो उसका जवाब देगा, वो शब्दों का सही यूज़ करेगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर तीसरा, भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति डैश कहलाती है। इसका मतलब क्या है, अगर आप बच्चे को जब भाषा शिक्षण दे रहे हो तो क्या है उसकी वास्तविक और व्यवहारिक। वास्तविक क्या है कि वो बिल्कुल सही जो स्थिति है वो वही है, वास्तविक वही रूप है, उसमें कोई बदला हुआ रूप नहीं है। दूसरा क्या है, व्यवहारिक। बच्चा कैसे व्यवहार कर रहा है, उसको कितना ज्ञान है कितना नहीं है, वो शब्दों का यूज कैसे कर रहा है, तो आप उसकी वास्तविक और व्यवहारिक स्थिति को देखेंगे, तब आप उसके बाद उसको भाषा का क्या है ज्ञान दोगे। तो ये पद्धति क्या कहते हैं इस पद्धति को? ऑप्शन नंबर 1, संरचनात्मक उपागम। क्या है, पहले आप संरचना कर रहे हो कि कैसे कैसे बच्चे ने किया है या बच्चा कैसे भाषा बोला, तो उसके लिए एक संरचना बना रहे हो तुम। ऑप्शन नंबर दूसरा है स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति। स्थिति परक क्या होता है, सही स्थिति का मतलब सही जगह का सही तरीके का पता लगाना, और उसके बाद आप शिक्षण दे रहे हो कि भाई बच्चा क्या सीख के आया है, उसकी मातृभाषा कैसी है, उसको कितना शब्दों का ज्ञान है, वो कैसे शब्द बोल सकता है, क्या वो क्या चीज़ें वो बता सकता है। तो वो क्या होता है कि स्थिति परक होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा है श्रव्य भाषिक पद्धति। श्रव्य किसे कहते हैं, सुनने की पद्धति को, तो उसमें क्या है वो भाषा का प्रयोग करेगा। ऑप्शन नंबर 4 द्विभाषी पद्धति। इसमें क्या है, आप दो भाषा की पद्धति को बारे में बता रहे हो, तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है
बच्चे की स्थिति का, जब भी आप भाषा शिक्षण दोगे तो हमेशा पहले बच्चे की भाषा की स्थिति का पता करेंगे, हम उसका व्यवहारिक ज्ञान देखेंगे, उसका व्यवहारिक व्यवहार देखेंगे, तभी हम उसकी स्थिति का परख करके तभी हम भाषण को शिक्षा देंगे उसे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5, एक बच्चा जोड़े में और समूह में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ले पाता, तो एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी की मदद कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एक बच्चा जो है एक समूह में तो वो सक्रिय होता है, लेकिन क्या है जब वो लिखने की जब होता है पेपर उसका, तो उसमें अच्छे अंक वो नहीं ले पाता। तो आप एक टीचर है तो आप क्या करेंगे बच्चों को, तो और उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, उसकी सामाजिक अंत्यक्रिया की प्रशंसा करते हुए, क्या उसकी मतलब समाज के साथ अच्छी अंत्यक्रिया हो रही नहीं हो रही है, या उसकी आप प्रशंसा करेंगे, मतलब कि बहुत अच्छा कर रहा है बच्चा, क्या गलत कर रहा है। ऑप्शन नंबर दूसरा है, बच्चों के माता पिता को यह स्पष्ट करते हुए कि लेखन में उसकी कोई रुचि नहीं है, या फिर मतलब है ना बच्चे के माता पिता को बुलाओगे और ये कहोगे भाई उसकी लिखने में बिल्कुल भी ये नहीं है, बच्चा वैसे तो सक्रिय है लेकिन क्या है लिखने की उसकी कुशलता नहीं है, या उसकी कोई रुचि नहीं है, या उसके माँ बाप के साथ आप बुला के ऐसा करोगे। ऑप्शन नंबर तीसरा है, माता पिता से यह अनुरोध करते हुए कि वह उसकी पढ़ाई में मदद करे, या फिर क्या है आप मतलब माता पिता को कहोगे कि उसकी जो है पढ़ाई में उसकी सहायता करें। ऑप्शन नंबर 4 है, उसकी नियमित परीक्षण देते हुए ताकि वह सुधार कर सके। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्यों, क्योंकि देखो हमें किसी बच्चे की ना माँ बाप को नहीं बोलना है, ये काम हमारा है, हम एक टीचर है, हमारे लिए 50 बच्चे जो है हमें बच्चों का विकास करना है। तो हम क्या है हमेशा उसको नियमित क्या है हम परीक्षण देते हुए कुछ ना कुछ लिखवाते रहेंगे, उससे उसमें सुधार का देंगे मौका कि बच्चे ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को सुधार सके। तो इसका ऑप्शन नंबर जो चौथा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6, द जंगल बुक के मुख्य पात्र मोगली की भाषा में कमी थी क्योंकि मानव संपर्क से विलग उसका पालन पोषण हुआ था। वह शाक्ष्य भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन करता है। इसका मतलब क्या है, आपने वो मोगली देखा होगा जो छोटे बच्चों का होता है, तो उसमें क्या है द जंगल बुक के अंदर जो मोगली था तो उसमें क्या है बच्चे ने क्या कहते हैं कि ना बच्चे की जो उस मोगली की जो भाषा थी वो बिल्कुल अलग थी, क्योंकि उसका पालन पोषण आपने मोगली देखा होगा उसमें जानवरों के साथ ही हुआ था वो, तो वो क्या है वो भाषा विकास से किस समर्थन का वो समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर 1, एक सही आयु में बच्चों के पास भाषा परिवेश का अभाव। भाई एक बात बताओ, जब बच्चे के पास जब वो जैसे जानवरों में रहा तो उसके पास कोई भाषा तो थी ही नहीं, उसका परिवेश ही ऐसा था। तो क्या है जब बच्चे के पास सही परिवेश नहीं होता, जब बच्चा जहाँ से भाषा को सीखेगा ना उसका घर का माहौल अच्छा है ना आसपास का परिवेश सही है बच्चे का, तो बच्चा कहाँ से सीखेगा। तो इसलिए क्या है बच्चों को सिखाने के लिए उसके आसपास का जो परिवेश होना बहुत ही सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर दूसरा है, बच्चे को कुछ जीव वैज्ञानिक समस्याएं थी, या मतलब जो मोगली था तो उसको कुछ जीव वैज्ञानिक कोई समस्या थी, इस कारण उसकी मतलब भाषा को जो प्रयोग नहीं कर पाया था। ऑप्शन नंबर तीसरा है, सहज क्षमता के साथ उसका जन्म नहीं हुआ था। मतलब क्या है सहज क्षमता, मतलब क्या है मतलब उसके पास कोई क्षमता नहीं थी सीखने की, तो इस कारण उसका जन्म वो ऐसा हुआ था इसलिए वो भाषा को सीख नहीं पाया। ऑप्शन नंबर 4 है, उसे मानव भाषा की बजाय जानवर की भाषा से प्रेम था, या फिर वो मानव भाषा को प्रयोग नहीं कर सकता था, उसको पसंद नहीं थी और वो सिर्फ जानवरों की भाषा का प्रयोग करना पसंद करता था। लेकिन नहीं, इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्यों, क्योंकि उसको जो है बच्चे को जो उसको मोगली था वो जंगल में ही रहता था, तो उसको क्या है भाषा का परिवेश नहीं मिला। अब भाई वहाँ पे शेर चीते थे बंदर था, वो सारी आवाज़ें करते थे, लेकिन जो जानवर होता है वो भाषा का प्रयोग तो नहीं करता। भाषा का प्रयोग कौन करता है, इंसान करता है। जब उसको इंसानों वाला माहौल ही नहीं मिला था तो मोगली की भाषा भी तो वैसी हो गई थी। इसलिए क्या कहते हैं जब बच्चा भाषा सीखता है कहाँ सीखता है, अपने घर परिवेश में। भाई एक बात बताओ, जब अगर आप बाहर गए हो, अगर आप किसी टीचर्स ने जो कक्षा में आपने बताया तो आप बच्चे का विकास कैसे होता है, अगर आप जब तक टीचर ने कुछ नहीं समझाएगा तो बच्चे का विकास ही नहीं होगा। अब टीचर ने बच्चों को 10 चीज़ से 20 चीज़ पे लेके जाता है, वो उसे हर एक चीज़ समझाता है, भाषा के वर्ण व्यंजन बच्चा कक्षा में आके तो सीखता है क्योंकि बच्चे को माहौल मिलता है। जब बच्चा वर्ण के अंदर बच्चे को टीचर ने तो बताया उसको स्वर किसे कहते हैं व्यंजन किसे कहते हैं, तो सब क्या है टीचर का कारण होता है। जब बच्चा टीचर के कारण ही तो सीखता है। अगर उसको अगर टीचर ना सिखाए, बच्चे को हम स्कूल ना भेजे, घर का परिवेश ना हो, तो बच्चा तो बिल्कुल नील रहेगा, उसको तो कुछ आता ही नहीं है। भाई सिखाया तो टीचर नहीं था, स्कूल ही तो सिखाया था। तो सबसे बड़ा जो बच्चे को सिखाने का माध्यम होता है वो क्या होता है, स्कूल होता है। तो इसलिए क्या है मोगली को वो परिवेश मिला नहीं था, इसलिए उसकी भाषा सही नहीं थी। तो इसलिए क्या है बच्चों की भाषा विकास में क्या है परिवेश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। प्रश्न नंबर 7वां,
भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जब भाषा का जब शिक्षण देते हैं तो जो वर्तनी मतलब क्या, बोलने की जो बोलने से संबंधित जो वो त्रुटियां करता है तो उसका निवारण कैसे करना चाहिए। नंबर 1, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, या तो हम देखो जो है उसका लेखन का मतलब जो वर्तनी का जो बोल रहा है वो उसका शुद्ध उच्चारण करवाए बच्चे से। जैसे कि हम बोले आज्ञाकारी तो बच्चा बोले आज्ञा, तो उसने पूरा शब्द ही नहीं बोला, तो उसको आज्ञाकारी, तो आप उसको पहले आज्ञा बोलेगा फिर वो कारी बोलेगा, तो पूरा शब्द वो बोलेगा बच्चा, तो तभी तो वो पूरा एक शब्द का सही उच्चारण करेगा। जब आप उस चीज़ को बार बार बच्चे से रिपीट करवाएंगे तो बच्चा क्या बोलना का शुद्ध उच्चारण सीख जाएगा। एवं लेखन अभ्यास, फिर उसी शब्दों को बच्चे से कहेंगे आप ना लिखो, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी, तो बच्चा जब उसी चीज़ को लिखेगा फिर बोल के लिखेगा फिर वो बोलेगा तो क्या है उसका सही उच्चारण उसको आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा है त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, या फिर आप बच्चों की मतलब त्रुटियां मतलब आप उसकी कॉपी के ऊपर जब बच्चा आया उसकी बहुत सारी गलतियां थी, आपने उसके ऊपर सर्कल लगा दिया है और बच्चों को बात बता रहे हो देखो तुम्हारी यहाँ पर भी गलती है बेटा, तुम्हारी यहाँ गलती है यहाँ गलती है, तो आप क्या उसकी त्रुटियां बता रहे हो। ऑप्शन नंबर तीसरा है वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, या फिर क्या है वर्तनी मतलब बोलने की जो उसकी शब्द है उसके बारे में कोई बता के देखो ये शब्द से मिलता जुलता है तो ऐसे शब्द बोलोगे, ऐसे बोलोगे शब्द। ऑप्शन नंबर 4 है त्रुटियों की उपेक्षा करके, या फिर आप त्रुटियों की उपेक्षा कर देंगे उसको मतलब बताएंगे नहीं उस चीज़ के बारे में। लेकिन नहीं, आप अगर बच्चों को भाषा शिक्षण में सही निवारण कैसे करोगे, बच्चों को आप कैसे सिखाओगे, शुद्ध उच्चारण करवाओगे, उसको लेखन करवाओगे, उसको लिखवाओगे। अगर बच्चे ने कोई भाषा का शब्द हम देखो जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, हम बच्चे ने कोई शब्द गलत लिखा तो हम उस शब्द को हम उस कॉपी में कहेंगे 5 बार लिख बच्चे उस बात को, तो बच्चा 5 बार उस शब्द को लिखेगा, तो जब 5वीं बार जब वो लिखेगा तो बिल्कुल सही लिखेगा वो, क्योंकि उसको फिर वो समझ आ जाएगा कि ये शब्द ऐसे लिखते हैं। तो इसलिए क्या है इसका शुद्ध उच्चारण और लेखन अभ्यास ही करवाएंगे। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8, उच्च प्राथमिक स्तर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डैश की उपेक्षा हम बिल्कुल नहीं की जा सकती। इसका मतलब क्या है, जो प्राथमिक स्तर पर जो उच्च प्राथमिक स्तर पर जब हम भाषा जब सीखते सिखाते हैं तो हम क्या उपेक्षा नहीं करें, क्या चीज़ हम बिल्कुल अनदेखा नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान, या तो हम शिक्षक के शास्त्रीय मतलब उसको ज्ञान कितना उसको। ऑप्शन नंबर दूसरा है बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि को, मतलब क्या है बच्चों की जो बच्चे हैं वो कौन सी पृष्ठभूमि से आ रहे हैं उसकी हम भाषा का ज्ञान को देखेंगे, हम कौन सी पृष्ठभूमि से वो आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा है बच्चों की सामाजिक श्रेणी, या बच्चा जो है समाज में किस श्रेणी से आ रहा है, गांव से आ रहा है बच्चा, कोई मतलब है ना, या बिल्कुल किसी कबीले से आ रहा है या फिर आदिवासी समाज से आ रहा है, बच्चा क्या कहते हैं कि ना एक शहरों से आ रहा है, तो बच्चे की सामाजिक श्रेणी को देखना। ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों के पाठ्य पुस्तक के ज्ञान, या फिर हम ये देखेंगे बच्चों के पाठ्य पुस्तक का उसको ज्ञान कितना है, उसको वो कितना जानता है उसके बारे में, किताबों के बारे में। तो इसका जो बिल्कुल जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। क्यों ऑप्शन नंबर दूसरा ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि को हम देखेंगे कि बच्चा कौन सी पृष्ठभूमि से आ रहा है, उसको कितना ज्ञान है, कैसे वो बोल रहा है, कैसे वो शब्दों का यूज कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9, रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है, एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता जो है कैसे करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। भाई देखो अगर जो बच्चा है अपनी बात को सही तरीके से नहीं कह पा रहा, बार बार वो अटक रहा है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप यही तो करेंगे, आप उसको जो कक्षा कहते हैं छोटे छोटे समूह बना देंगे। उसमें क्या होगा, जैसे कोई ज़्यादा तेज बोलने वाला बच्चा होगा तो उसको कम बोलने वाले बच्चे के साथ ना बिठाएंगे हम, फिर क्या होगा उस समूह के अंदर है ना हमने कोई टॉपिक दे दिया बच्चे को, तो बच्चे से बोलने के लिए बोलेंगे, तो बच्चा क्या है जो बोलने वाला तेज बच्चा होगा वो एकदम बोलेगा, तो जो अटक अटक के बोल रहा था वो उसको देख कर वो सीखेगा, तो वो भी क्या है खुद से करेगा, उस चीज़ को खुद से बोलेगा वो बच्चा, और तभी बच्चा वो उस चीज़ को सीखेगा। क्योंकि हम जब तक बच्चे को कोई भी काम करने का अवसर नहीं देंगे तो बच्चा करेगा कैसे। एक बात बताओ, आप सिर्फ पढ़ाई जा रहे हो, बच्चा आप मूक दर्शक होगा, आपको सुन रहा है लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा, तो बच्चा कैसे सीखेगा। ऐसे नहीं, हमेशा बच्चे को क्या है आपने बता दिया, समझा दिया, उसके बाद आपने ग्रुप बना दिया, ग्रुप में क्या है बच्चा खुद करके, क्योंकि देखो बच्चा जब से खुद करके, देखो आगमन विधि में भी क्या था, बच्चा जब खुद करता है, खुद करके सीखता है, तो वो एक नियम का निर्माण करता है, और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है छोटे बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर दूसरा है उसे बार बार समझाएगी समूह में किस तरह बोला जाता है, या फिर आप उसको समझाओगे कि ऐसे समूह में बोल, ऐसे समूह के अंदर बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। ऑप्शन नंबर तीसरा है उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे, या फिर उसके अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा कर देंगे कि बलपूर्वक कि बेटा तेरे को ये करना है, तू ये करेगा इस चीज़ के लिए,
ऐसे करना है, आपने उस बच्चे को ये बोलोगे। ऑप्शन नंबर 4 है उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे, या फिर उसे बहुत बड़े जो समूह के अंदर एकदम बच्चे को बोलने के लिए करेंगे। लेकिन नहीं, इसका जो क्या है, पहले बच्चे को छोटे छोटे समूह में बोलने के लिए कहेंगे। जब बच्चा छोटे समूह में बोलना सीख जाएगा, फिर उसके बाद वो बड़े समूह के अंदर भी बोलना सीख जाएगा। भाई पहले एक बार जो होते हैं बच्चे को छोटे के अंदर ही तो काम करवाना करता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। पहले आप उसको छोटे समूह के अंदर काम करने के लिए कहेंगे, फिर उसके बाद अब बच्चा जो है बड़े समूह में काम करेगा। प्रश्न नंबर 10, वर्णों के उसे समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकाला हो कहा जाता है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 वर्ण समूह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर दूसरा है वर्ण बोलते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा है शब्द बोलते हैं, या ऑप्शन नंबर 4 है वक्तव्य बोलते हैं। तो इसका जो बिल्कुल जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, उसे क्या बोलते हैं हम, शब्द बोलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी कि जिससे आपका इस बार का सीटेट 2024 का ज़रूर ही क्लियर होगा आपका।